Assalamu alaikum grade 9, how are you? I hope you will be fine. So today the date is 10th of August and the day is Monday and we are going to start a new chapter, that is chapter number 4 cells and tissues. ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है प्रीवियस चैप्टर में बेटे हमने बायोडाइवर्सिटी के बारे में डिस्कस किया था कि ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो वैरायटी होती है वो किस तरह से होती है, क्या कुछ होता है। ठीक है, तो उसके अलावा हमने कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में डिस्कस किया था और बहुत सारे टॉपिक्स को हमने जो है वो डिस्कस किया था। किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी वो जो पूरा चैप्टर था हमारा वो क्लासिफिकेशन पे बेस करता था। ठीक है, तो आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ अबाउट सेल्स एंड टिश्यूज़। ठीक है, कि जो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे बेटे वो हम सारा सेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे और टिश्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो सेल्स हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, फर्स्ट सेल थ्योरी कब प्रेजेंट की गई थी और उसके अलावा जो है वो सेल के अंदर कौन कौन सी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, टिश्यूज़ क्या हैं, कितने टाइप के टिश्यूज़ होते हैं। तो ये सारा जो है बेटे ये हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे आगे जाके। सो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सेल बेसिकली हम कहते किसे हैं। ठीक है, तो सेल के बारे में आप पहले भी बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं। सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें तो उसका जो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है दैट इज़ सेल। सेल से मिलके ही जो है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनती है। ठीक है, सेल पे उसके जो बेसिक ऑर्गन्स होते हैं वो कंसिस्ट करते हैं, यानी यूँ समझ लें कि सेल जो है वो बुनियादी इकाई है, बेसिक चीज़ है जिससे मिलके जो वो एक बड़ी चीज़ ने बनना है। जैसे अगर हम किसी बिल्डिंग की बात करें तो जब बिल्डिंग बनती है तो उसकी पहली चीज़ क्या होती है, वो ईंट जो उसकी कंस्ट्रक्शन में यूज़ होती है। सबसे पहले ईंट यूज़ होती है ना उसके कंस्ट्रक्शन में, तो ईंट क्या बन गई, उसकी बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बन गया। बिल्कुल इसी तरह से हमारी अगर हम एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी बात करें तो हमारी बॉडी का जो बेसिक यूनिट होता है वो भी क्या होता है, सेल होता है। यानी सेल से मिलकर जब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनती है। अब आके सेल्स जो हैं ये भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी होती है बेटे वो डिफरेंट सेल से मिलकर बनी होती है। कुछ ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होते हैं और कुछ ऑर्गेनिजम्स मल्टीसेलुलर होते हैं, यानी कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनकी जो बॉडी होती है वो जस्ट सिंगल सेल पे कंसिस्ट करती है। उनकी जो बॉडी है वो बस एक सेल से मिलकर बनती है और उनकी जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी सिंगल सेल के थ्रू ही परफॉर्म होती हैं। जबकि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो मल्टी सेलुलर होते हैं, उनकी बॉडी में मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं और उनकी सारी एक्टिविटीज़ को जो है वो कौन कंट्रोल करता है, वो सेल कंट्रोल करते हैं। ओके, सो जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। सो इसी तरह सेल की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है क्योंकि सेल से मिलकर फिर आपको पता है टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यूज़ से आगे ऑर्गन्स, ऑर्गन से फिर आगे ऑर्गन सिस्टम और पूरा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाता है। सो सबसे पहले बेसिक यूनिट क्या आ गया, हमारे पास सेल आ गया। उसके बाद हम इंपॉर्टेंस ऑफ सेल को भी हमने डिस्कस कर लिया। डेफिनेटली हमने डिस्कस किया कि सेल से मिलके जब वो क्या बनती है, एक पूरी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनती है। अगर सेल ना हो तो डेफिनेटली जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो जब वो कंसिस्ट ना कर सके, उनकी बॉडी किसी चीज़ पे कंसिस्ट ना कर सके। ठीक है, तो सेल की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। सेल से मिलके ही लिविंग ऑर्गेनिज्म बनते हैं। उनका जो सारा डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी बेटे किस पे डिपेंड करती हैं, सेल्स पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, क्योंकि सेल्स ना हो तो टिश्यूज़ ना हो, टिश्यूज़ ना हो तो ऑर्गन्स ना हो, फिर ऑर्गन सिस्टम ना हो और फिर पूरा इंडिविजुअल ही ना हो। ठीक है, ऐसे ही है ना। तो बेसिक यूनिट क्या है, सेल है। ये इसकी क्या है, सेल की इंपॉर्टेंस है। ओके, देन नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है सी दिस माइक्रोस्कोपी एंड द इमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी। तो इसको अब हम डिस्कस करते हैं। आज जस्ट हम माइक्रोस्कोपी को डिस्कस करेंगे कि माइक्रोस्कोपी क्या है। ठीक है, इमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी जो है ये इसको आगे जाके डिस्कस करेंगे कि किस तरह से एक सेल की जो थ्योरी है वो वजूद में आई, कैसे हमने जब उसके ऊपर रिसर्च की। तो ये सारा जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज हम माइक्रोस्कोपी को डिस्कस करते हैं। नाउ व्हाट इज़ माइक्रोस्कोपी? बेसिकली द यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप इज़ कॉल्ड माइक्रोस्कोपी। ठीक है, कि माइक्रोस्कोप का नाम जो है वो आपके लिए न्यू नहीं होगा, आपने पहले भी सुना होगा। माइक्रोस्कोप का यूज़ जो है उसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोपी कहते हैं। अब माइक्रोस्कोप को क्यों इन्वेंट किया गया, इसका क्या मकसद था? डेफिनेटली सेल जो है हमें पता है कि ये बहुत टाइनी होते हैं, यानी हम इनको आम आंख से नहीं देख सकते। सो सेल के स्ट्रक्चर को डिस्कस करने के लिए, डीएनए के स्ट्रक्चर को देखने के लिए, डीएनए, प्रोटीन्स, उसके अलावा
सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलीज होती हैं उनके स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए हमने क्या किया, माइक्रोस्कोप को इन्वेंट किया। दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम जो है जो बहुत स्मॉल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम अपनी आम आंख से नहीं देख सकते, ठीक है। तो फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो इन्वेंट किया था वो ज़ेचारियस जैनसन ने किया था 1595 में हॉलैंड में, ओके। इसकी जो मैग्नीफिकेशन रेंज थी दैट वाज 3x to 9x। First compound microscope was invented by Zacharias Janssen in 1595 in Holland, okay। उसकी जो मैग्नीफिकेशन रेंज थी वो कितनी थी, 3x to 9x। अब ये मैग्नीफिकेशन रेंज क्या होती है, दो तरह की यहाँ पे टर्म्स होती हैं। जब किसी भी माइक्रोस्कोप को हम देखते हैं तो उसके अंदर दो तरह की जो टर्म्स होती हैं वो यूज़ की जाती हैं। एक होती है उसकी मैग्नीफिकेशन पावर, सेकेंड इज़ कॉल्ड रिजॉल्विंग पावर, ठीक है। उसकी मैग्नीफिकेशन पावर या मैग्नीफिकेशन रेंज, और दूसरी को हम क्या कहते हैं, रिजॉल्विंग पावर। अब मैग्नीफिकेशन रेंज क्या है, मैग्नीफिकेशन रेंज ये है कि अगर फॉर एग्जांपल हम माइक्रोस्कोप से किसी भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो वो हमें कितना उसका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ होकर नज़र आ रहा है, ठीक है। क्योंकि बेटे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है ना कि हम इससे बहुत लिटल ऑब्जेक्ट्स, ऐसे इतने स्मॉल ऑब्जेक्ट्स जो हमें आम आँख से नज़र नहीं आते, वी कैन नॉट सी देम विद नेक्ड आई, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हैं। अब डेफिनेटली माइक्रोस्कोप क्या करेगा, उसको बड़ा करके दिखाएगा। अगर वो उसको इंक्रीज़ इन साइज़ करके नहीं दिखाएगा तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फिर वो हमें नज़र नहीं आएगा। सो मैग्नीफिकेशन रेंज उस रेंज को कहते हैं जिसमें क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म को जो है उसका साइज़ इंक्रीज़ करके दिखाया जाता है, बड़ा करके दिखाया जाता है, लार्ज इन साइज़, ओके। तो मैग्नीफिकेशन रेंज फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप की कितनी थी, 3x to 9x। अब रिजॉल्विंग पावर क्या होती है, रिजॉल्विंग पावर उस पावर को कहते हैं, यानी रिजॉल्विंग पावर का मतलब ये है कि एक इमेज को कितना क्लियर करके दिखाया जाए। मैग्नीफिकेशन मीन्स कितना बड़ा करके दिखाया जाए, और रिजॉल्विंग पावर मीन्स कितना क्लियर करके, कितना साफ करके दिखाया जाए। ये मिनिमम डिस्टेंस होता है जिसमें दो ऑब्जेक्ट्स देखे जा सकते हैं, यानी कितना कम डिस्टेंस से जो है वो दो ऑब्जेक्ट्स को हम देख सकते हैं, उसको हम कहते हैं रिजॉल्विंग पावर। रेजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई, ह्यूमन आई के अगर रेजोल्यूशन या रिजॉल्विंग पावर की हम बात करें दैट इज़ 0.1 mm, यानी 0.1 मिलीमीटर जो है ये इसकी क्या है, रिजॉल्विंग पावर है। तो इससे इसका क्या मतलब हुआ रिजॉल्विंग पावर का, यानी जो ह्यूमन बींग्स हैं वो इतने जो है वो डिस्टेंट पे जो है वो दो ऑब्जेक्ट्स को सेपरेटली देख सकते हैं, ओके बेटे। तो अगर यहाँ पे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है वो 0.05 mm जो है वो दूर है, ठीक है, तो क्या ह्यूमन बींग्स उसको देख सकते हैं, नहीं देख सकते ना। क्यों, क्योंकि उनकी रिजॉल्विंग पावर जो है वो इतनी नहीं है, जितनी उनकी रेंज रिजॉल्विंग पावर की है उसी रेंज में अगर कोई ऑब्जेक्ट हो तो वो उसी को देख सकते हैं, उसके अलावा नहीं देख सकते। उसके अलावा रिजॉल्विंग पावर को हम इंक्रीज़ कर सकते हैं बाय यूजिंग लेंसेज। माइक्रोस्कोप में क्या किया जाता है, माइक्रोस्कोप में लेंसेज का ही यूज़ किया जाता है। उन लेंसेज को यूज़ करते हुए एक तो उसकी मैग्नीफिकेशन रेंज को जो है वो मैग्नीफिकेशन रेंज की वजह से उस ऑब्जेक्ट का जो साइज़ है वो हमें इंक्रीज़ होकर दिखाई देता है। सेकंड वन, रिजॉल्विंग पावर की वजह से जो है वो रिजॉल्विंग पावर इंक्रीज़ होने की वजह से हमें वो ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई देता है, ठीक है। तो ये आज का आपका चैप्टर का इंट्रोडक्शन था, छोटा सा आपका टॉपिक था। बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दैट इज़ अबाउट लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। चले मैं आपको बुक से हाईलाइट करवा देती हूँ। ओके बेटे, यू हैव टू ओपन बुक पेज नंबर 52। यहाँ से बेटे आपने करना है। The use of microscope is known as microscopy. The first compound microscope was developed by Zacharias Janssen in Holland in 1595. It was simply a tube with two lenses at each end, and its magnification ranged from 3x to 9x. दैट वॉज सिंपली अ ट्यूब, ठीक है। तो वो बहुत सिंपल माइक्रोस्कोप था जो फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप डेवलप किया गया था। बल्कि अब जो हमारे पास यूज़ हो रहे हैं माइक्रोस्कोप उनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहा जाता है। उसके अलावा हमारे पास जो है लैब्स में सिंपल माइक्रोस्कोप्स भी होते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा क्या हैं, एडवांस हैं। Two important terms are used in microscopy: magnification and resolving. Magnification is the increase in apparent size of an object and it is important factor in microscopy. Resolving power or resolution is the measure of the clarity of an image. It is the minimum distance at which two objects can be seen as separate objects. Human naked eye can differentiate between 2 points which are at least 0.1 millimeter apart. This is known as the resolution of human eye. If we place two objects 0.05 mm apart,
human eye would not be able to differentiate them as two separate objects. Magnification and resolution can be increased with the help of lenses. तो यहाँ तक बेटे आपने इसको याद करना है बहुत अच्छी तरीके से, और याद करने के बाद आपने इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। ये बस हमारा इंट्रोडक्शन था, छोटा सा टॉपिक था, बाकी डिटेल में हम माइक्रोस्कोप को नेक्स्ट क्लास में ही स्टडी करेंगे कि जो आज हम माइक्रोस्कोप यूज़ कर रहे हैं वो किस तरह के, उनकी मैग्नीफिकेशन रेंज कितनी है और इनका स्ट्रक्चर किस तरह से, कौन कौन से पार्ट्स हैं उसमें, वो सारा जब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।